हेलो गाइस। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जो अपने बारे में बता रहा होता है कि मेरा नाम शी-युन है, मैं शी ग्रुप का वारिस हूँ। मेरे पास बचपन से ही एक स्पेशल एबिलिटी रही है। मैं जो भी अपने सपने में देखता हूँ मुझे उन्हें पूरा करना पड़ता है, वरना मेरी फैमिली और मेरे आसपास के लोगों के लिए बैड लक शुरू हो जाता है। यहाँ हमारा हीरो एक और ड्रीम देख रहा होता है जिसमें वो शादी कर रहा होता है और उसकी शादी एक अगली ब्राइड से हो रही है और वो अगली ब्राइड उसको किस करने ही वाली होती है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें फीवर है, क्या तुमने फिर से कोई ड्रीम देखा है। हमारा कार्गो शिप अभी अभी ओवरसीज में बहुत हैवी तूफान में फंसकर डूब गया है। इस तरह के तूफान तो कई 100 सालों में आते हैं। तुम जब भी फीवर में सपने देखते हो तो तुम्हें उन्हें पूरा करना पड़ेगा, वरना नहीं तो हम सबको सफर करना पड़ेगा। वो गुस्से में मॉम की कॉल कट कर देता है। इतने में ही उसका असिस्टेंट भाग भाग कर वहाँ पर आता है और कहता है कि बॉस अचानक से बिना किसी रीजन के हमारे स्टॉक प्राइस गिरने लगे हैं, क्या आपने फिर से कोई वियर्ड ड्रीम देखा है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि प्लीज मेरे लिए एक अगली लड़की को ढूंढो जिसके पूरे फेस पर झाइयों के निशान हो और जो काला और लाल चश्मा पहनती हो। ये सुनकर असिस्टेंट उस लड़की को ढूंढने के मिशन पर लग जाता है। नेक्स्ट सीन में यून अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऑफिस से बाहर जा रहा होता है। असिस्टेंट उसे एक फोटो दिखाकर कहता है कि बॉस जैसा आपने बताया था उसके अकॉर्डिंग ये लड़की मिली है, लेकिन ये तो सच में बहुत ही अगली दिखती है। क्या आप सच में इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। यून उसकी फोटो देखकर मुंह बनाने लगता है और सैड टोन में कहता है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो उस लड़की से मिलने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम अपनी फीमेल लीड शाओ को देखते हैं जो एक क्लब के सामने खड़ी होकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड यिंग को गालियां दे रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो गुस्से में क्लब के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर युन भी आ जाता है जो एक लड़का लड़की को पब्लिक वॉशरूम में किस करते हुए देखकर बोलता है कि क्या हमारी कंट्री इतनी ओपन हो गई है जो लोग ऐसी अश्लील हरकतें पब्लिक वॉशरूम में कर रहे हैं। वो लड़का और कोई नहीं हमारी फीमेल लीड शाओ का चीटर बॉयफ्रेंड होता है। शाओ उसे किसी और लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है, उन दोनों की फोटोज क्लिक करने लगती है और उन्हें धमकी देकर कहती है कि मैं ये फोटोज कंपनी के ग्रुप में सेंड करूंगी ताकि उन्हें भी तो पता चले कि टाइम्स ग्रुप के मैनेजर किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही है। यिंग उसे कहता है कि फोटोज लेना बंद करो, तुमने कभी खुद को मिरर में देखा है, तुम्हें देखकर वोमिट आती है, फैटी अगली बिग हो तुम। मैं अभी तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था वरना कोई भी तुम जैसी लड़की को देखना भी पसंद ना करे। उन लोगों के बीच में धक्का मुक्की होने लगती है। इतने में ही हमारा हीरो युन भी वहाँ पर एंट्री ले लेता है जिसे देखकर शाओ उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है कि क्या बोला तुमने कि कोई भी मैन मुझसे शादी नहीं करेगा, तो ये लो इससे मिलो, ये मेरा हस्बैंड है। शाओ को अपने सामने देखकर युन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो उसी को तो ढूंढने के लिए वहाँ पर आया होता है। वो भी शाओ की हेल्प करने के लिए एक्टिंग करने लगता है कि हाँ मैं हूँ इसका हस्बैंड, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। इन सुनकर यंग शॉक्ड हो जाता है। उसकी न्यू गर्लफ्रेंड कहती है कि इम्पॉसिबल, तुम जैसा स्मार्ट लड़का इस लड़की का हस्बैंड कैसे हो सकता है। ये लड़की सिर्फ अगली ही नहीं बल्कि पुअर भी है। उसका एक्स कहता है कि तुमने इस हैंडसम एक्टर को कितने पैसों में हायर किया है, इस सिटी में रहना बहुत ही एक्सपेंसिव है, तुम जैसी पुअर लड़की को वापस अपने विलेज में चले जाना चाहिए। शाओ कहती है कि तुम खुद एक रैग पिकर हो और मुझे बातें सुना रहे हो। वो गुस्से में उसकी सस्ती टूटी फूटी दी हुई रिंग को उतारकर फेंककर उसके मुंह पर दे मारती है और 2 थप्पड़ भी मार देती है। वो भी उसको मारने वाला होता है लेकिन यून उसका हाथ पकड़ लेता है और शाओ उसे मार मार कर वहाँ से भगा देती है। फिर छोटे बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। ये देखकर युन उसे अपना हैंकी देता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों रोड साइड रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। वो कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, उस कमीने ने कहा था कि हम दोनों साथ में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो स्कमबैग मुझे चीट करके चला गया है। उसने तो रो रो कर अपनी हालत ही बुरी कर ली थी। युन उसे टिश्यू पे टिश्यू दिए जा रहा था, तभी उसके फोन पर मैसेज आने लगता है कि कब वो अपने ड्रीम वाली लड़की से शादी करेगा। उसकी ग्रैंड माँ के सारे दान टूट गए हैं और कंपनी में स्टॉक्स की प्राइस गिरे ही जा रही है। ये देखकर तो युन को घबराहट होने लगती है। वो सोचता है कि कैसे वो शाओ को शादी के लिए एग्री करे। इतने में ही शाओ के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उसके ब्रेकअप को लेकर बहुत ही परेशान हो रही थी। शाओ की मॉम हॉस्पिटल में सीरियस बीमारी से फाइटिंग कर रही होती हैं, इसीलिए शाओ झूठ बोल देती है कि मॉम आप मेरी टेंशन मत लो, मेरी शादी एक रिच और हैंडसम मैन से हो गई है, वो मेरे कमीने एक्स से लाख गुना बेटर है। कॉल कट हो जाने के
बाद यून उससे कहता है कि क्यों ना हम सच में शादी कर लें, इससे हम लोगों की डेस्टिनी चेंज हो सकती है। मुझे एक फॉर्च्यून टेलर ने कहा था कि शादी के बाद मेरा अच्छा टाइम यानी कि गुड लक स्टार्ट हो जाएगा। वहीं हमारी शाओ सोचती है कि सिर्फ नाम के लिए शादी करने में क्या ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों जाकर अपने मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी से यून का बैड लक गुड लक में बदल जाता है। उसे मैसेजेस आने लगते हैं कि उनका कार्गो शिप सही सलामत पोर्ट तक पहुंच गया है और साथ ही साथ स्टॉक प्राइसेस आसमानों को छूने लगे हैं। ये देखकर तो यून बहुत ही खुश हो जाता है और वहीं हमारी शाओ का बैड लक चालू हो जाता है क्योंकि उसकी लैंडलॉर्ड उसे घर से निकाल देती है और वो बीच रास्ते बारिश में बैठकर रो रही होती है। इतने में ही हमारे हीरो फिल्मी स्टाइल में अम्ब्रेला लेकर उसके पास आ जाता है और बोलता है कि मेरे साथ चलो मेरी वाइफ, इस हाल में तुम नहीं रह सकती हो। वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है। उसका इतना बड़ा और लग्जरियस घर देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम पुअर हो, लेकिन ये घर तो इतना बड़ा है और यहाँ की एक एक चीज बहुत ही एक्सपेंसिव है। यून जल्दी से अपने झूठ को कवर करने के लिए कहता है, ओ हाँ मैं पुअर ही हूँ, ये घर तो मेरे रिश्तेदारों का है, वो लोग अब्रॉड रहते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ उनके प्लांट्स के वाटर देने के लिए रखा है। तुम जल्दी से जाकर अपने गीले कपड़े चेंज कर लो वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी। फिर दोनों अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही यून रूम से बाहर आता है तो देखता है कि शाओ ने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग की हुई है और डिनर टेबल सेट किया हुआ है। वो पूछता है कि क्या ये सब तुमने बनाया है? शाओ उसे हाँ कहती है। इतने में ही वहाँ का लाइट का बल्ब फ्लक्चुएट करने लगता है और यून तो उसे ठीक करवाने के लिए कॉल करने लगता है, बट हमारी मल्टी टैलेंटेड शाओ चेयर पर चढ़कर उसे खुद ही ठीक कर देती है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा यून के ऊपर लैंड करती है और एक्सीडेंटली फर्स्ट किस्ड हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यून ने अपने सपने में देखा था। दोनों ऑकवर्ड मोमेंट को अवॉइड करने के लिए चुपचाप जल्दी से डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। यून उसे कहता है कि तुम ये क्या रंग बिरंगे जोकर्स वाले कपड़े पहन कर रखती हो, तुम्हें तो कुछ सिंपल और सोबर कपड़े पहनने चाहिए मेरी तरह। वो कहती है कि क्या प्रॉब्लम है मेरे कपड़ों में, मेरी सारी ड्रेस मेरी मॉम लेकर आती हैं। फिर वो उसके सारे कपड़े देखता है जो रंग बिरंगे और बच्चों की कार्टून वाले होते हैं। वो उसे व्हाइट टॉप और ब्लू जीन्स पहनने के लिए कहता है। शाओ उसे पहनकर देखती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो उसे अपने क्लोज करके उसका चश्मा उतार देता है, लेकिन इससे शाओ को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो झट से अपना चश्मा फिर से पहनकर वहाँ से चली जाती है। यून के पास असिस्टेंट की कॉल आती है और वो कहता है कि शाओ को वापस जॉब पर रख लिया है। ली दवाई और एना ने वायलेशन किया है और उसका प्रूफ उन्हें मिल चुका है। वो बोलता है कि ठीक है, वो इस मैटर को कंपनी में जाकर खुद हैंडल करने वाला है और वो सिटी के बेस्ट डिजाइनर को शाओ का लुक चेंज करने के लिए हायर करता है। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ एक्स बॉयफ्रेंड और एना को सब कह रहे होते हैं कि आप दोनों एज अ कपल साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। वो लोग शाओ के डेस्क पर कचरा फैला रहे होते हैं और साथ ही साथ उसे भी अगली डर्टी ट्रैश कह रहे होते हैं। एना कहती है कि तुम लोग उसकी टेंशन ना लो, मैंने उसे फायर कर दिया है, वो फिर से हमारे ऑफिस का एटमॉस्फेयर डर्टी करने नहीं आएगी। इतने में ही वहाँ पे एक ब्यूटीफुल लड़की की एंट्री होती है जो और कोई नहीं बल्कि हमारी हीरोइन शाओ होती है और उसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। एना कहती है कि लगता है कि तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आई हो और वो दोनों मिलकर फिर से उसे बुली करने लगते हैं। शाओ कहती है कि लगता है कि तुम उस दिन की मार भूल गई हो। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन तुमसे ब्रेकअप करना था और तुम इस तरह एना को परेशान नहीं कर सकती। एना उससे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा मैन ही नहीं बल्कि तुमसे तुम्हारा करियर भी छीन लूंगी। इतने में ही वहाँ पर कंपनी का सीनियर डायरेक्टर आ जाता है। एना उसे कहती है कि देखो ये लड़की यहाँ आकर हंगामा कर रही है, आप इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। लेकिन डायरेक्टर तो शाओ को हेड डिजाइनर बना देता है और कहता है कि तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। शाओ तो बहुत ही खुश हो जाती है और एना के फेस पर 12 बज जाते हैं और शाओ उसे चिढ़ाकर अपने लिए कॉफी लेने चली जाती है। ली दवाई भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ। उस एना ने मुझे सीड्यूस किया था। वो उसे फिर से उल्लू बनाकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना चाहता था, लेकिन शाओ उसकी बातों में नहीं आती और वो कहती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, वो तुमने अपने नाम पर करवा लिया है। इतने में ही एना वहाँ पहुँच जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास क्यों घूम रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ली दवाई भी कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझसे दूर रहो, मैं सिर्फ एना से ही प्यार करता हूँ। शाओ बोलती है कि तुम मेरी तरह इसको ट्रेजर समझकर रख सकती हो, वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को ही डिजर्व करते हो। वहाँ
वहाँ के सभी लड़कियाँ भी उसे बुली करने लगती हैं और एना को सपोर्ट करती हैं और बोलती हैं कि तुम पहले ही अगली पिग हो और अब सर्जरी करवा कर प्लास्टिक मॉन्स्टर बन गई हो। एना ही यहाँ सबसे ब्यूटीफुल है। एना उसको ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाने लग जाती है। इतने में हमारा हीरो युन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो शाओ को अपने पीछे कवर करके कहता है कि तुम्हें किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। उसे वहाँ देखकर शाओ पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगते हैं और शाओ से कहते हैं कि क्या तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी के पैसे इस स्टिंकी सिक्योरिटी गार्ड ने दिए हैं। ये सुनकर शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन लोगों को मॉप से मारने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारा गंदा फेस इस मॉप से साफ कर दूंगी। अब मुझे पहले वाली सीधी सादी शाओ मत समझना। वो एना के फेस पर मोप लगा देती है और कहती है कि अब दोबारा मेरे सामने ऐसी हरकतें मत करना। ली दवाई अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। शाओ की इतनी खतरनाक साइड देखकर युन के भी होश उड़ जाते हैं। शाओ भी युन के पास जाकर कहती है कि वैसे तो मैं बहुत ही स्वभाव टाइप की लड़की हूँ। इतने में ही वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स पहुँच जाते हैं। एना उन्हें कहती है कि इन दोनों को कंपनी से बाहर निकालो। आज के बाद ये टाइम्स ग्रुप्स के आसपास भी नहीं नजर आने चाहिए। गार्ड्स उन लड़कियों को बाहर निकालने लगते हैं। एना कहती है कि इन्हें नहीं बल्कि इन दोनों स्टूपिड लोगों को। एना कहती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, तो क्या ये लोगों को यहाँ पर बुली करने के लिए आया है। वो उन्हें पुलिस की धमकी देने लगती है। इतने में ही युन का असिस्टेंट वहाँ आकर कहता है कि मिस्टर शी, फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। लेकिन वो जल्दी से मुंह कवर करके बात को घुमा देता है और बोलता है कि मिस्टर शी, आप राइट टाइम पर यहाँ आए हो। सब लोग असिस्टेंट को ही मिस्टर शी समझने लगते हैं और कहती है कि ये तो बहुत ही रिच प्रेसिडेंट है जो अभी अभी अब्रॉड से आया है। सिर्फ कुछ लोगों ने ही उन्हें देखा होता है। एना उन्हें शाओ और युन को ऑफिस से निकालने को कहती है। असिस्टेंट भी बॉस बनकर स्टाइल मारने लगता है और बोलता है कि इन दोनों को इमीडिएटली फायर कर दो। एना कहती है कि देखा, मैंने बोला था ना कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ शाओ तुम यहाँ पर जॉब नहीं कर सकती। असिस्टेंट कहता है कि मैं इन लोगों की नहीं बल्कि तुम्हारी बात कर रहा हूँ। एना और ली दवाई, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। युन बोलने लगता है कि ली दवाई, तुमने शाओ का प्रोजेक्ट चुराया है और एना तुमने अपनी पावर्स का गलत यूज किया है। तुम यहाँ लोगों को बुली करती हो और ये एक सीरियस क्राइम है। फिर वो असिस्टेंट को साइड दिखाकर बोलता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना बॉस। असिस्टेंट भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। एना बोलती है कि हाउ डेयर यू, मेरे फादर मेजर शेयर होल्डर हैं, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। युन कहता है कि तुम्हारे फादर चिंग को टैक्स फ्रॉड के सस्पेक्ट में बोर्ड उन्हें लात मारकर कंपनी से निकाल देगा। तुम उन्हें जेल में देखना चाहती हो। गार्ड्स उन्हें खींचते हुए बाहर ले जाता है। शाओ युन को थैंक यू बोल के रोड साइड रेस्टोरेंट लेकर आती है, लेकिन वहाँ की डिशेस देखकर युन कहता है कि ये क्या है, ये सब कुछ कितना डर्टी और अनहाइजेनिक है। शाओ बोलती है कि तुम्हारे तो एक प्रेसिडेंट से भी ज्यादा नखरे हैं। वो हॉट वाटर से बाउल वॉश करके देती है। जैसे ही युन वहाँ की डिशेस ट्राई करता है तो वो बहुत ही यमी लगती हैं। फिर शाओ पूछती है कि क्या तुम प्रेसिडेंट के क्लोज हो, तो वो उसे बताता है कि मैं प्रेसिडेंट का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। वो उसे बोलती है कि प्लीज मुझे प्रेसिडेंट से मिलवा दो। मैंने सुना है कि वो सिर्फ 30 साल के हैं और उन्हें बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। बहुत ही टैलेंटेड डिजाइनर हैं वो, साथ में पावरफुल और हैंडसम भी हैं। उसका तो स्टाइल ही डिफरेंट है। युन सोचता है कि ये मेरे सामने किसी और मैन की इतनी तारीफ कैसे कर सकती है। इतने में ही शाओ उसे कहती है कि तुम्हारा फेस रेड हो रहा है। वो उसे पूछता है कि क्या इसमें पीनट है। इतने में ही वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम युन को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि युन को पीनट से एलर्जी है, तो इसकी डाइट का ध्यान रखना होगा और वो शाओ को एक ऑइंटमेंट देता है युन के बॉडी पार्ट्स पर लगाने के लिए। वो युन से कहती है कि मैं तो तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहती थी और ये देखो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आई हूँ। तो वो उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जैसे ही वो उसे मेडिसिन लगाने वाली होती है तो साथ वाला पेशेंट लाइट ऑफ करके सोने चला जाता है। तो शाओ ब्लैंकेट के अंदर फोन की फ्लैश ऑन करके मेडिसिन लगाने लगती है और उसे कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है और दोनों के बीच में रोमांटिक सीन क्रिएट होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ युन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके अपनी स्कूटी से ऑफिस लेकर जाती है। असिस्टेंट उसे ग्रीट करने लगता है तो वो उसे इशारा करके प्रेसिडेंट की एक्टिंग करने के लिए बोलता है। असिस्टेंट शाओ के वहाँ से जाने के बाद कहता है कि बॉस मुझे कब तक ये प्रिटेंड करना पड़ेगा। वो युन को एक फाइल दिखाते हुए कहता है कि मैंने ली दवाई के प्रोजेक्ट चेक किए हैं, उसमें कोई भी टैलेंट नहीं है। वो बस शाओ की वजह से ही अभी तक कंपनी में टिका हुआ था। कितनी खराब चॉइस है शाओ की। युन उसे कहता है कि ज्यादा बकवास मत करो और शाओ को हेड डिजाइनर बना दो। नेक्स्ट सीन में हम
हम शाओ को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ उसके वर्क की सभी तारीफ कर रहे थे कि वो कितनी ही कम एज में इतनी अच्छी डिजाइनर बन गई है। वहीं दो लोग आपस में बातें करते हैं कि शाओ विद इन अ मंथ असिस्टेंट से डायरेक्टर हेड डिजाइनर बन गई है। वो लड़की बोल रही होती है कि मैंने सुना है कि इसका हस्बैंड मिस्टर शी का बॉडीगार्ड है, उसने ही हेल्प की होगी इसकी बैकडोर से आने में। वहीं वो डायरेक्टर शाओ से जेलिस होकर कहता है कि ये लो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इसे लेकर क्लाइंट से मिलने जाओ और हाँ साइन करवा कर ही आना। शाओ कहती है कि क्या मुझे ऑफिस आवर्स के बाद क्लाइंट से मिलने जाना होगा, तो वो उसे कहता है कि भूलो मत, तुम्हारा हस्बैंड एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी गार्ड है, अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाए तो तुम्हारे साथ साथ उसकी जॉब भी जा सकती है। अब नेक्स्ट सीन में हम शाओ को एक क्लब में कुछ आवारा क्लाइंट्स के साथ देखते हैं। वो लोग शाओ को जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे। वहीं यून के असिस्टेंट से पता चलता है कि शाओ किसी ठरकी क्लाइंट से मीटिंग के लिए गई है जिसका अलग ही वे है फीमेल के साथ काम करने का। ये सुनकर यून परेशान हो जाता है और कहता है कि हमें ऐसे क्लाइंट की जरूरत नहीं है, हमारे लिए स्टाफ की सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर वो शाओ को लेने क्लब पहुंच जाता है। वहाँ का कुछ स्टाफ बातें कर रहा होता है कि वो लोग कितने शेमलेस हैं, शर्ट उतार कर अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। ये सुनकर तो यून शाओ के बारे में इमेजिनेशन करने लगता है कि वो हरामी क्लाइंट उसे हैरेस कर रहा है। वो गुस्से में वहाँ पर जाता है तो सिनेरियो उल्टा ही होता है। शाओ ड्रिंक करके पार्टी एंजॉय कर रही थी और वो क्लाइंट शर्ट उतार कर डांस कर रहे थे और शाओ भी बड़े मजे से टेबल के ऊपर चढ़कर डांस कर रही होती है। उसे ऐसे देखकर यून को तो शर्म आने लगती है। वो उसे उठाकर क्लब के बाहर ले आता है जहाँ वो नशे की हालत में उसके साथ वियर्ड काम किए जा रही थी और जंप करके उसकी गोद में चढ़कर बैठ जाती है और उसे बहुत सारी किसेस करने लगती है। और यहाँ हमारा हीरो तो शॉक्ड ही हो जाता है, उसकी हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो जाती है और वो भी उसको किस करने के लिए पास आने लगता है। लेकिन यहाँ हमारी हीरोइन शाओ उसकी फीलिंग्स पर वोमिट कर देती है, आई मीन उसके ऊपर वोमिट कर देती है और वो जैसे तैसे करके उसे घर लेकर आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ उसके पास आकर कहती है कि कल रात मैं घर कैसे आई। उसे लास्ट नाइट के बारे में बिल्कुल भी कुछ याद नहीं होता। वो उसे कहती है कि कहीं तुमने मेरा एडवांटेज तो नहीं लिया। यून एंग्री फेस बनाकर कहता है कि मैं अच्छे इंटेंशन से तुम्हें लेने गया था और तुमने मेरे पूरे कपड़ों पर वोमिट कर दी, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। शाओ कहती है कि गुस्सा मत करो, यूजुअली मुझे वोमिट नहीं होती है, ये अल्कोहल की क्वालिटी खराब होगी या तुम्हारी। चलो अब बस भी करो, मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। वो जैसे ही उनके कपड़ों को उठाकर देखती है तो चिल्लाने लगती है और बोलती है कि बाप रे, ये मोस्ट एक्सपेंसिव इंटरनेशनल ब्रांड का सूट है, इसकी प्राइस तो लाखों में है, तुम इतने रिच कैसे हो सकते हो। यून जल्दी से उसके पास आकर कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मैंने लोकल मार्केट से $50 में लिया था। शाओ बोलती है कि अरे वाह, तुम तो मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो सस्ती शॉपिंग करने में। अब यून को शाओ बहुत ही क्यूट और इंटरेस्टिंग लगने लगी है। वो ऑफिस आकर भी उसके बारे में सोचे जा रहा था। असिस्टेंट उसे बताता है कि अमेरिकन कंपनी के साथ कोऑपरेशन के लिए आपको आज ही यूएस जाना होगा, आपको आज नाइट की फ्लाइट ही लेनी है। लेकिन अभी भी यून का सारा फोकस शाओ के ख्यालों में होता है। वो बोलता है कि जब भी वो उसे वही चैट करता है और उसका रिप्लाई विद इन अ मिनट नहीं आता तो मैं अपसेट हो जाता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, लगता है कि आपको अपनी वाइफ से प्यार हो गया है। वो उसे कहता है कि क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, वो मेरी टाइप की नहीं है और ना ही ब्यूटीफुल है। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, लव में ब्यूटी मैटर नहीं करती, अगर आपको उससे प्यार है तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दो। यून बहुत ही हिम्मत करके शाओ को मैसेज करके डिनर पर चलने का पूछता है कि आज मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बातें करनी है। शाओ उसे यस में रिप्लाई करती है, जिसे देखकर वो खुशी में डांस करने लगता है। वो इवनिंग में रेस्टोरेंट पहुंचकर उसका वेट करने लगता है। उसकी फोटोज देखकर किस वाली मोमेंट के बारे में सोचे जा रहा होता है, लेकिन वो तो बेचारा वेट करता ही रह जाता है। लेकिन शाओ वहाँ पर नहीं आती। वहीं हम शाओ को देखते हैं जिसको हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ही खराब है, जहाँ डॉक्टर उसे कहते हैं कि आपकी मॉम की अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए उसे 2 लाख के मेडिकल बिल्स डिपॉजिट करना होंगे। शाओ कहती है कि प्लीज डॉक्टर, आप मेरी मॉम का ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, उन्हें बचा लो प्लीज, मैं पैसों का अरेंजमेंट करती हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि शाओ, हम तुम्हारी कंडीशन समझ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल के भी कुछ रूल्स हैं। यून बहुत ही देर तक वेट करने के बाद उसको कॉल लगाकर पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। वो बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे एक इमरजेंसी में अपने होम टाउन आना पड़ा। वो बोलता है कि नो प्रॉब्लम, हम दोबारा कहीं और साथ में डिनर कर लेंगे। लेकिन यून अभी भी उसके बारे में सोचे जा रहा था। वो असिस्टेंट से कहता है कि पता करो कि क्यों शाओ को इमरजेंसी में अपने होम टाउन जाना
पड़ा। वो शाओ को वीडियो कॉल लगाता है। शाओ कॉल तो पिक कर लेती है, लेकिन तभी उसके अंकल आंटी आके उसे बुली करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर बचाने की हिम्मत कैसे हुई। वो कहती है कि वो घर मेरे डैड का था। वो शाओ से पैसों की डिमांड करते हैं और शाओ के मना करने पर उसके साथ फाइट भी करने लगते हैं और ये सब यून देख रहा होता है। वो असिस्टेंट से कहता है कि ये सब क्यों हो रहा है, जल्दी से शाओ के पास चलो। असिस्टेंट उसे कहता है कि शाओ की मॉम की दोनों किडनीज फेल हो गई हैं। डॉक्टर ने उन्हें इमीडिएटली सर्जरी के लिए बोला है और शाओ के अंकल की फैमिली बहुत ही मीन है। उसकी डैड की डेथ के बाद वो लोग उन्हें बुली करते हैं। पर बॉस आप टेंशन मत लो, आराम से प्रोजेक्ट कॉपरेशन के लिए यूएस चले जाओ, मैं यहाँ सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूंगा। मैंने अपने लोगों को बोल दिया है शाओ को हेल्प करने के लिए। ये सुनकर वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की। वहीं दूसरी तरफ जब शाओ की अंकल उसे प्रॉपर्टी और पैसों के लिए मार रहे होते हैं और उसकी मॉम का ट्रीटमेंट स्टॉप करने की धमकी देते हैं, तभी यून अपने गार्ड्स के साथ सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाता है और गार्ड्स अंकल आंटी को पकड़ लेते हैं। आंटी कहती हैं कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं शाओ का हस्बैंड हूँ। वो शाओ को बुरा भला सुनाने लगती हैं कि तुम शेमलेस लड़की हो, तुम पैसों के लिए इस रिच मैन की मिस्ट्रेस बन गई हो। वो यून को भी कहती हैं कि तुम्हें हमारी फैमिली मैटर से दूर रहना चाहिए वरना मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। इतने में ही डॉक्टर की टीम वहां आकर कहती है कि ट्रीटमेंट की सारी फीस पे हो चुकी है और ट्रांसप्लांट के लिए किडनी का भी अरेंजमेंट हो चुका है। अब वो शाओ से पेपर साइन करवा कर उसकी मॉम को सर्जरी के लिए लेकर जाने लगते हैं। शाओ तो बहुत खुश हो जाती है। यून अंकल के हाथ में से प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर कहता है कि इन्हें लेकर जाओ और अच्छे से इनकी मरम्मत करना। शाओ यून को कहती है कि क्या वो लोग अंकल आंटी को मार डालेंगे। वो हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, बस उन्हें डरवाना चाहता हूँ ताकि वो दोबारा तुम्हें तंग करने का सोचे भी ना। वो पूछती है कि तुम्हारे पास मॉम की सर्जरी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तभी असिस्टेंट वहाँ आकर कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही टैलेंटेड है, उसे कंपनी की तरफ से स्पेशल 2 लाख का प्राइस मिला है। ये सुनकर तो शाओ खुश हो जाती है और यून को थैंक यू भी बोलती है। यून भी लविंग केयरिंग हस्बैंड की तरह उसके साथ मॉम का ऑपरेशन रूम के बाहर वेट कर रहा था। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मॉम का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। तो यून उससे कहता है कि अब तुम घर जाकर रेस्ट कर लो, मैं मॉम की टेक केयर कर लूंगा। शाओ कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है और मेरे साथ ज्यादा नाइस एक्ट मत करो। हम लोगों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो मैं तुम्हारे ज्यादा क्लोज नहीं आना चाहती वरना डाइवोर्स लेना मुश्किल हो जाएगा। वो उसके बालों को संवारते हुए कहता है तो डाइवोर्स लेने को किसने कहा है, हम लोग कभी भी नहीं लेंगे। और वो उसे किस करने ही वाला होता है। इतने में ही शाओ की मॉम को होश आ जाता है। वो उसे कहती है कि मेरी बच्ची तुम मेरी टेंशन की वजह से कितनी कमजोर हो गई हो, अब मैं तुम पर बर्डन बन गई हूँ। शाओ बोलती है कि मॉम ऐसा मत बोलो, आपने बचपन में मुझे बहुत मुश्किल से पाला है, अब आपका ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मॉम बोलती है कि ये हॉस्पिटल बहुत ही एक्सपेंसिव है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, हम घर चलते हैं, मुझे तुम्हारी शादी के लिए भी तो सेविंग करनी है। यून कहता है कि मॉम आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, मैं शाओ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये सुनकर मॉम बहुत ही खुश हो जाती हैं और उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में हम यून को अपने ऑफिस में देखते हैं। वो असिस्टेंट से कहता है कि मैं अपनी रियल आइडेंटिटी कैसे शाओ को बताऊं, अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसे झूठ बोला है तो वो मुझे जान से मार डालेगी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपके पास सच बोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इतने में शाओ उसके ऑफिस आ जाती है जिसे देखकर वो एकदम से घबरा जाता है और एक्टिंग करते हुए कहता है कि बॉस आपकी चेयर ठीक हो गई है, अब आप इस पर बैठ सकते हो। ये बोलकर वो जल्दी से ऑफिस से बाहर आ जाता है। शाओ भी असिस्टेंट को रियली प्रेसिडेंट समझने लगती है। वो उसे मंथली रिपोर्ट देकर जाने लगती है। तभी असिस्टेंट उन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग करने के लिए कहता है कि तुम्हें याद है ना कल यून का बर्थडे है। शाओ यून का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए एक स्टोर में जाती है। वो उसके लिए ब्यूटीफुल सूट खरीदती है और वहाँ से स्टाफ उसको एक शॉर्ट सेक्सी सी ड्रेस दिखाकर कहती है कि ये ड्रेस लेकर जाओ, तुम्हारे हस्बैंड की हार्ट बीट बढ़ जाएगी तुम्हें इसमें देखकर। उसे देखकर पहले तो वो उसे लेने से मना करती है लेकिन बाद में वो ले लेती है। शाओ घर आकर उसका सरप्राइज रेडी करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट टेबल पर रखा है। यून गलती से दूसरा बॉक्स में से वो ड्रेस निकाल कर देखने लग जाता है और वो सोचता है कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो रही है। शाओ कहती है कि ये मेरी ड्रेस है, तुम्हारी नहीं। यून बोलता है आई लाइक दिस ड्रेस। शाओ कहती है कि हाँ ठीक है, तुम ही ले लो फिर। यून उस ड्रेस को उसे देकर वहाँ
वहाँ से सिगरेट लेने के लिए बाहर चला जाता है। शाओ को सेल्स गर्ल की बातें याद आ रही होती हैं और वो ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है और बहुत ही सेक्सी लग रही होती है। तभी युन की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और शाओ बहुत ही एम्बैरेस फील करती है और जल्दी से खुद को कवर करने के लिए शाओ की शर्ट पहन लेती है। मॉम उन दोनों को प्राइवेसी देते हुए वहाँ से चली जाती हैं और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। युन उसे अपनी आइडेंटिटी बताने की ट्राई करता है, लेकिन उसे कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की कॉल आने लगती है और शाओ कहती है कि अभी तुम जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। नेक्स्ट डे ऑफिस में शाओ का डेविल मैनेजर उसे एक कंस्ट्रक्शन एक्सचेंज मीटिंग में जाने के लिए कहता है। शाओ कहती है कि मैं तुम्हारी बातों में दोबारा आने वाली नहीं हूँ, तुमने पहले भी मुझे एक ड्रिंकिंग पार्टी में भेज दिया था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकती, वहाँ तुम्हें जाना ही होगा हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये लो 2 पास और अपने पुअर हस्बैंड के साथ चली जाना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो मैनेजर एना के साथ मिलकर शाओ और उसके हस्बैंड की रेपुटेशन खराब करके कंपनी से निकालना चाहता है। घर जाकर शाओ अपने हस्बैंड को एक्सचेंज मीटिंग का बताती है। वो उसे कहती है कि मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? युन कहता है कि हाँ, नो प्रॉब्लम, पहले तुम अपनी मील फिनिश कर लो, उसके बाद हम तुम्हारे लिए ड्रेस लेने चलते हैं। शाओ उसे फनी ड्रेसेस दिखाने लगती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने ड्रेसेस सेंस इम्प्रूव करना चाहिए। वो उसे एक सैलून में लेकर जाता है। जैसे ही शाओ रेडी होकर आती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल जो लग रही होती है। पार्टी में भी सब उसे ही देखे जा रहे होते हैं। तभी एना वहाँ आकर उसकी इंसल्ट करने लगती है, साथ साथ कहती है कि अब मैं जियांग ग्रुप की हेड डिजाइनर हूँ, पहले से ज्यादा पावरफुल और रिच हूँ। शाओ उसे बातें करते हुए स्विमिंग पूल के पास ले जाती है और वो पीछे पीछे जाते हुए पूल में गिर जाती है। उसके बाद एना और उसकी चमचियाँ शाओ को बुली करने लगती हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि एना ने शाओ के डिजाइन को अपने नाम से रिप्रेजेंट किया होता है, जहाँ वो और उसका हस्बैंड मिलकर एना का पर्दाफाश कर देते हैं और हमारी शाओ को बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड मिल जाता है। एक वेटर शाओ को रूम में लेकर जा रहा होता है। वो पूछती है कि क्या ऑर्गेनाइजर्स मुझसे यहाँ मीटिंग करना चाहते हैं। जैसे ही वो रूम में पहुँचती है तो देखती है कि ये सब ली डवाई और एना का प्लान था उसे डिफेम करने का। वो दोनों उसे रिवेंज लेने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। एना अवार्ड फंक्शन में जाकर शाओ के लिए रूमर्स फैलाने लगती है कि वो तो एक शेमलेस लड़की है और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रूम में है, और दूसरी तरफ ली दवाई उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद एना सभी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ और कोई नहीं होता। शाओ उसे कहती है कि मैं गिर गई थी, मेरी ड्रेस खराब हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे ये सब तुमने ही प्लान किया हो। यून उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, तुमने मेरी वाइफ के सारे डिजाइन को चुराया है, तुम एक फ्रॉड हो और तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है डिजाइनर होने की। ये सुनकर जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट भी एना को फायर कर देता है और फिर हम एना को सैड फेस के साथ वहाँ से जाता हुआ देखते हैं। वहीं एक लड़की उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें युन और शाओ से रिवेंज लेना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ शाओ उसे बताती है कि ली दवाई मुझे मेडिसिन देकर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, तो मैंने उसके सर पर वॉच से मारकर उसे बेहोश कर दिया था। युन बहुत ही गुस्से में होता है और शाओ को घर लाकर बेड पर सुला देता है, लेकिन वो उसका हाथ खींचकर अपनी साइड पर कर लेती है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं और साथ में बहुत ही खुश और हैप्पी कपल बन जाते हैं। तभी वहाँ पर युन की एक्स गर्लफ्रेंड जीशु आती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए अब्रॉड से मैं वापस आ गई हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो शाओ को उसकी मेड समझती है और कहती है कि चलो मेड मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो। युन शाओ से कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन हम दोनों का ब्रेकअप कई सालों पहले हो गया था। वो जीशु से कहता है कि ये मेड नहीं बल्कि मेरी वाइफ है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ये शादी अपने वियर्ड ड्रीम की वजह से की है और ये कॉफी मग तो मेरा है, तुमने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है, इसका मतलब तुम अब भी सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम अच्छे से सोच लेना, तुमने मेरा कई सालों से इंतजार किया है, अब मेरी बारी है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शाओ कहती है कि तुमने अभी तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का कप संभाल कर रखा हुआ है। वो बोलता है कि मैं इसको फेंकना भूल गया था, हम लोग इतने टाइम से साथ हैं, क्या मैं तुम्हें चीटर हस्बैंड लगता हूँ जो बोथ साइड पे अफेयर करे? शाओ कहती है कि अगर तुमने मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी और दोनों
साथ में मस्ती करने लगते हैं। फिर दोनों साथ में ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस में यून की हालत फिर से खराब होने लगती है। वो बेहोश होकर अपनी टेबल पर गिर जाता है। उसे फिर से एक ड्रीम आने लगता है जिसमें वो शाओ को डिवोर्स देकर अपनी एक्स के पास चला जाता है। वो उसे कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई भी नीड नहीं है, मेरी लाइफ ऑफ लव वापस आ गई है, और वो जीशू को किस करने लगता है। वहीं ऑफिस में शाओ को एक न्यू क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जाना होता है। जैसे ही वो क्लाइंट को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि जीशू होती है। वो उसे देखकर कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना है तो मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी डिजाइनर अरेंज कर सकती हूँ। जीशू बोलती है कि मैं इतनी भी अनप्रोफेशनल नहीं हुई, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना जानती हूँ। जैसे ही शाओ उसे प्लान और डिजाइन समझाने लगती है तो वो बोलती है कि अगर यून को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। शाओ बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ प्रोजेक्ट डिस्कस करने नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड के बारे में डिस्कस करने आई हो। जीशू बोलती है कि क्या तुम इतनी स्टूपिड हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या चाहती हूँ, तुम यून की लाइफ से दूर हो जाओ, वो बस मेरा है। वो बोलती है कि मैं और यून लीगल मैरिड कपल हैं, इसीलिए तुम हमसे दूर रहो। जीशू बोलती है कि मैरिज सर्टिफिकेट से कोई प्रूफ नहीं होता, तुम बस उसके साथ कुछ दिनों से हो, तुम लोगों के बीच में कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं है। मैं और यून बचपन से साथ बड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और साथ में कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी खास बात नहीं है। मैं एक छोटे से झगड़े की वजह से अब्रॉड चली गई थी और उसने मेरी याद में इतनी ड्रिंक की थी कि उसे ब्लड की वोमिट होने लगी थी। शाओ कहती है कि आई एम सो सॉरी, मेरे पास तुम्हारी अनसक्सेसफुल लव स्टोरी सुनने का टाइम नहीं है, मेरे पास दूसरे काम भी हैं करने को, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट डिस्कस करना हो तो मेरे पास आ जाना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम सच में यून से प्यार करती हो, तुम्हें उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है कि वो कौन है, वो टाइम्स ग्रुप का प्रेसिडेंट है, तुम्हें यकीनन ये नहीं पता होगा। तुम्हें क्या लगता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी तुमसे क्यों छुपाई होगी? आई गेस कि वो स्टार्टिंग से ही तुमसे डिवोर्स लेना चाहता होगा। ये शादी उसने अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से की होगी। उसे डर होगा कि अगर तुम्हें उसके रिच होने के पता चल गया और तुम उससे बहुत सारी एलिमोनी की डिमांड करोगी। आई एम सॉरी, उसने तुम जैसे इनोसेंट लड़की को हर्ट किया, वो भी अपने टेम्परेरी एंटरटेनमेंट के लिए। तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ये सब सुनकर शाओ अंदर से टूट जाती है। वो सोचती है कि ये लड़का मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं यून को भी होश आता है और वो अपने वियर्ड ड्रीम के बारे में सोचने लगता है। वो जीशू को अपने ऑफिस में देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने शाओ से क्या बोला है? वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं तो यहाँ बस प्रोजेक्ट डिस्कस करने आई थी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे बुली करूंगी? यून सोचने लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। वो उसे सॉरी कहता है। इतने में ही पीछे से शाओ भी वहाँ पर आ जाती है। जीशू उसे वहाँ देखकर यून को हक कर लेती है और एक्टिंग करते हुए रोने लगती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, इसीलिए मेरी ही गलती है, इसीलिए तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा दिल बहुत ही हर्ट हुआ है जब तुमने मुझे रिजेक्ट करके शाओ को चूज किया। ये देखकर शाओ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यून जीशू को खुद से दूर करते हुए कहता है कि आई एम सॉरी बट मैं शाओ से ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, इसका कोई चांस नहीं है। यून की हालत फिर से खराब होने लगती है और वो पूछती है कि तुम्हें क्या हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन वो उसे अवॉइड करके वहाँ से चला जाता है। वो अपने ड्रीम के बारे में सोचने लगता है कि उसने क्या देखा था। शाओ उसे डिवोर्स देकर वापस से जीशू से उसका पैचअप करवाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कितनी भी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। और वो रिंग को देखने लगता है जो वो जीशू को प्रपोज करने के लिए लेकर आया था। शाओ लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में बैठी हुई थी। यून उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? तो वो उसे मैगजीन पर उसका फोटो दिखाती है जिस पर टाइम ग्रुप्स के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू था। वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो बोलती है कि तुम मुझे क्या एक्सप्लेन करोगे, तुमने मुझसे अपने रिच होने वाली बात इसीलिए छुपाई क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी पर क्लेम ना कर सकूं। वो कहता है कि हाँ पहले मैंने ऐसा ही सोचा था लेकिन बाद में मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो वो पूछती है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की और अपनी आइडेंटिटी हाइड क्यों की मुझसे? वो सोचता है कि अगर मैं इसे वियर्ड ड्रीम प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा तो क्या ये मेरी बात का यकीन करेगी, और अगर कर भी लेगी तो सच जानने के बाद वो मुझे पक्का छोड़ देगी, इसीलिए वो चुप रहता है। और शाओ बोलती है
है कि बस कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, तुमने अपनी एक्स को भूलने के लिए मुझे अपना टॉय बना लिया और मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने लगे। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन शाओ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में डेविल मैनेजर फिर से उसे बुली करने लगता है। यून उसे वहाँ आकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे प्योर सिक्योरिटी गार्ड समझकर बुली करने लगता है। तभी असिस्टेंट वहाँ आकर उसे बताता है कि जिसे तुम पुअर गार्ड समझ रहे हो ना, वो असल में बॉस हैं। ये सुनकर वो हाथ जोड़ के अपोलोजाइज करने लगता है। यून उसे वहाँ से फौरन ही फायर कर देता है। उसके बाद वो शाओ का हाथ पकड़कर अपने लॉयर के पास लेकर जाता है, जहाँ वो उसे 10 बेंगलोज और 5 लग्जरी कार्स पर अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता है। शाओ कहती है कि ये सब क्या है, तो वो बोलता है कि ये इसका प्रूफ है कि मुझे तुम्हारे साथ अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहता। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? ये बोलकर उसके हाथ में रिंग पहना देता है। शाओ कहती है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे देती हूँ। और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं। इतने में ही यून बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाता है। शाओ जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा बीमार हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी रिपोर्ट तो नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा बेटर आई है। क्या उन्हें कोई फैमिली जेनेटिक डिजीज है? शाओ कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछकर आती हूँ। जैसे ही वो उसके रूम के बाहर जाती है तो यून की मॉम उसे खिलाकर पूछ रही होती हैं कि बताओ तुमने क्या ड्रीम देखा है। देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। जब भी तुम्हें फीवर होता है और तुम अपने फ्यूचर का ड्रीम देखते हो और उसे इग्नोर करते हो तो ऐसा ही होता है। तुम अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग उसे पूरा करते हो ना, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं कर रहे? यून अपनी मॉम के क्वेश्चंस को अवॉइड करने के लिए दूसरी साइड पर फेस करके लेट जाता है। मॉम बोलती हैं कि ओके फाइन, मैं उस लड़की से बात करूंगी जो उस दिन तुम्हारे घर में थी। उसी ड्रीम की वजह से तुम साथ होना, तो लगता है कि इस बार तुमने उसे डिवोर्स देने का ड्रीम देखा है। यून बोलता है कि मॉम इट्स इनफ, मैं उसको कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा। मॉम बोलती हैं कि अगर तुम अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग एक्शन नहीं करोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर शाओ बहुत ही घबरा जाती है और सोचती है कि अब वो क्या करेगी। वो असिस्टेंट को साइड में बुलाकर पूछती है कि तुम्हें उनके फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में पता होगा क्या, इसीलिए उसने मुझसे शादी की थी? असिस्टेंट बोलता है कि अब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मिस्टर शी के पास ये एबिलिटी बचपन से है। उन्हें अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करना पड़ता है, वरना उनकी हेल्थ और आसपास के लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाता है। ये बहुत ही स्ट्रेंज है लेकिन सच है। वो बोलती है कि ठीक है, तुम यून को पता मत चलने देना कि मैंने तुमसे बात की थी। वो रूड बनने की एक्टिंग करते हुए यून के पास आकर कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तुम्हारा और जीशु का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। तो वो बोलता है कि तुम अचानक से ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं बता तो चुका हूँ कि हम लोग बहुत पहले अलग हो गए थे। वो कहती है कि ली दवाई मेरी लाइफ में वापस आना चाहता है और अब तो मेरे पास तुम्हारी दी हुई प्रॉपर्टी और कैश भी है। मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी के साथ ही लाइफ लॉन्ग रहना चाहती हूँ। वो उसे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन वो उनको फाड़कर फेंक देता है। शाओ वहाँ से चली जाती है और उसकी मॉम को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। वो मॉम को प्रॉपर्टी और सारे एसेट्स वापस कर देती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि बस वो ठीक रहे, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मॉम बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, आई विश कि तुम मेरी रियल डॉटर इन लॉ बनकर रह सकती। जैसे ही जीशु को यून के बीमार होने का पता चलता है तो वो हॉस्पिटल पहुंचकर उसकी केयर करने लगती है। जब यून हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है तब शाओ अपना सामान लेकर घर छोड़कर जा रही होती है। वो उसको जेलिस करने के लिए जीशु को कहता है कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जीशु उसे फौरन ही हाँ बोल देती है और शाओ उसे कांग्रेचुलेशंस बोलकर वहाँ से चली जाती है। जीशु शाओ को ऑफिस में आकर बुली करने लगती है और बोलती है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाऊंगी, मेरे लिए पानी लेकर आओ। शाओ बोलती है कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम खुद को यून की वाइफ कैसे कह सकती हो। वो गुस्से से जीशु के फेस पर एक तमाचा मारने वाली होती है। इतने में ही यून वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसे को ऑफेंड करने की? आते तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो और मेरी वाइफ को वेडिंग के लिए असिस्ट करोगी। ये सुनकर जीशु बहुत ही खुश हो जाती है और वो शाओ से अपनी हैवी शॉपिंग्स उठवाती है। खुद कार में बैठकर चली जाती है और शाओ से बोलती है कि वॉक करके इन्हें मेरे घर देने आओ और रास्ते में आते हुए मेरी वेडिंग ड्रेस भी लेती आना। जैसे ही वो ड्रेस पिक करती है तो देखती है कि उस ड्रेस पर उसका ही नाम लिखा होता है। वो
युन को याद करते हुए जा रही होती है और बेहोश होकर गिर जाती है। जब वो अपनी आंख खोलती है तो देखती है कि युन उसके पास बैठा हुआ है। वो उसे कहता है कि तुम हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था क्योंकि मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ और ये वेडिंग ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए ही रेडी करवाया है। लेकिन शाओ उसकी ड्रीम वाली बात सोचकर वहाँ उससे रूडली बात करने लगती है। युन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी जीशु वहाँ आकर उसे कहती है कि तुम मेरी एक स्पेशल गेस्ट को पिकअप करने जाओ। वो क्लब जाकर एक लड़के से मिलती है। वो लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी युन वहाँ आकर उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वहाँ जीशु आकर शाओ को वहाँ से जाने के लिए कहती है। युन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। मॉर्निंग में उसकी नींद खुलती है। उसकी मॉम कहती है कि कल रात तुमने कितनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तुमने सारे घर में वोमिट कर दी थी। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। अब मैं तुमसे और ज्यादा सीक्रेट नहीं रख सकती। शाओ को तुम्हारे ड्रीम वाली बात का पता चल गया है। वो जानबूझकर तुमसे दूर जाना चाहती है ताकि तुम सेफ रह सको। ये सुनकर वो शाओ से मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम एक बार सोच लो, तुम्हारे इस ड्रीम का साइड इफेक्ट शाओ की हेल्थ पर भी हो सकता है और फिर तुम्हें पूरी लाइफ रिग्रेट होगा। ये सुनकर वो रुक जाता है। फिर हम युन और जीशु की वेडिंग डे का सीन देखते हैं जहाँ शाओ बहुत ही सैड होती है। तभी वो एक लेडी को स्कूटी पर जाते हुए देखती है जो उस पर से गिर जाती है। शाओ भागकर उसको हेल्प करती है। वो लेडी कहती है कि तुम बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की हो, मैं तुम्हारा भविष्य तुम्हें बताती हूँ। तुम जो चाहती हो उसे पाने के लिए पूरी कोशिश करो। तुम अपना और अपने पार्टनर का फ्यूचर चेंज कर सकती हो। ये सोचकर वो वेडिंग ड्रेस पहनकर जल्दी से उन दोनों की वेडिंग को रोकने के लिए पहुंच जाती है और युन से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं गिव अप नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वो किस करने लगती है और हम उनकी ब्यूटीफुल वेडिंग का सीन देखते हैं और इसी ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।